Hello students, in this lecture we will going to discuss about the Charter Act of 1813 कि 1813 का जो ये चार्टर एक्ट है उस समय में इंडिया के अंदर क्या कंडीशंस थी, कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन है इस 1813 के चार्टर एक्ट के, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो जब भी आपको चार्टर एक्ट्स को आप रीड करो तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर उस समय कौन कौन से इवेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो उस समय कंटेम्प्रेरी थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं इवेंट्स का जो आपको इन्फ्लुएंस है इन चार्टर एक्ट्स के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमने जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में डिस्कस किया था तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपनी के द्वारा कंटिन्यूस प्रॉफिट नहीं बनाने की वजह से जो कंपनी है वो कंटिन्यूस लॉस के अंदर थी, और कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो कंटिन्यूस यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की वजह से इनको कंट्रोल करने की बात की गई। उसी समय में कंपनी के द्वारा लोन के लिए अप्लाई किया गया। इस वजह से जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो लाया गया वहाँ की ब्रिटेन की अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है उनको अपॉइंट किया गया। उसके बाद में आपको 1781 का एक्ट आपको देखने के लिए मिलता है जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट की वजह से जानते हैं। जुडिशरी का यहाँ पे जो ज्यूरिसडिक्शन है वो डिफाइन किया गया, क्योंकि 1773 के समय एक सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिश किया गया था कि कैलकाटा के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जुडिशरी का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसे डिफाइन किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि इसी समय में जो 1781 के समय लॉर्ड वारेन जो हेस्टिंगस हैं उनके द्वारा कोडिफिकेशन किया गया। यहाँ पे जो पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफाई करने की इनके द्वारा एक कोशिश की गई थी 1781 के समय। इसके अलावा आप देखिए कि 1786 के समय पिट्स इंडिया एक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब विलियम पिट पावर के अंदर आएंगे तो उनके द्वारा जो कंपनी है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी विलियम पिट के द्वारा। और पिट्स इंडिया एक्ट के समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे हुआ करते थे। गवर्नर जनरल की काउंसिल की जो संख्या है वो कम की जाएगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम की जो अलग पोस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और कंपनी का जो पोजीशन का जो एरिया था उस समय में उसको कम्प्लीटली ब्रिटिश इंडिया कहा गया कि ब्रिटेन का ये एरिया है, ब्रिटेन के ही जो राजा रानी हैं उनके अधीन में ये पोजीशन का एरिया है उसको डिफाइन किया गया। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने देखा कि 1784 के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया था। स्टूडेंट्स, इसके जस्ट 2 ईयर बाद में 86 के अंदर एक अमेंडमेंट आता है जब कॉर्नवालिस को इंडिया के अंदर, जब कॉर्नवालिस नाम के जो पर्सन है उसको इंडिया के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। और कॉर्नवालिस की वजह से 2 इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो किए गए थे। एक तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट किया गया था, उस गवर्नर जनरल की काउंसिल से यहाँ पे जो ओवरराइडिंग पावर है वो गवर्नर को दे दी गई कि जो गवर्नर जनरल हैं वो काउंसिल से ऊपर जाके अपना जो पर्सनल डिसीजन है यहाँ पे ले सकते हैं। और एक यहाँ पे जो कमांडर इन चीफ की जो बात है कि कमांडर इन चीफ होंगे, कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई कि आप यहाँ पे आर्मी को लीड कर सकते हो। ये कॉर्नवालिस की कुछ डिमांड्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, फिर 1793 के समय कानून आया। 1793 के समय कंपनी का जो कॉमर्शियल प्रिविलेज है, जो कंपनी का कॉमर्शियल प्रिविलेज है उसको 20 ईयर्स तक एक्सटेंड किया गया कि 20 ईयर्स तक आप कंपनी को यहाँ पे कॉमर्शियल जो प्रिविलेज है, जो ट्रेड के अंदर जो मोनोपोली दी गई है उसको आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यही ट्रेड मोनोपोली है। लेटर फेज में यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर इसको डिस्कस किया जाएगा कि कंपनी का जो टेरिटरी है वो टू मच एक्सटेंड हो चुकी है, कंपनी के पास कॉमर्शियल पावर भी है, पॉलिटिकल पावर भी है, तो क्यों ना इस कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है उसके अंदर जो ब्रिटेन के दूसरे जो ट्रेडर्स हैं, दूसरे जो यहाँ पे लोग हैं उनके लिए भी ओपन किया जाए। तो ये कंपनी की ट्रेड मोनोपोली है जिसको लेटर जितने भी आपको कानून देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो 1813 का हो या 1833 का हो,
उस समय में आपको यहाँ पे जो कंपनी के इनका जो मोनोपोली है इसको डिस्कस किया जाएगा इन दोनों ही चार्टर एक्ट्स के अंदर में। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें 1793 के इस कानून से पहले कॉर्नवालिस पावर के अंदर थे, उनके द्वारा जो परमानेंट सेटलमेंट है, कॉर्नवालिस कोड है, वो सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। इस 1793 के समय जॉन सोर नाम के जो पर्सन है, सर जॉन सोर नाम के जो पर्सन है, वो यहाँ पे पावर के अंदर होंगे और जॉन सोर के द्वारा कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे। कुछ समय तक ये पावर के अंदर आते हैं, बट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जैसे ही जॉन सोर का यहाँ पे टाइम पीरियड एंड होगा 1798 के समय, 93 से लेकर जो 1793 से लेकर 98 तक इनका टाइम पीरियड होता है जॉन सोर का। 98 के समय स्टूडेंट 1798 के समय एक पर्सन यहाँ पे पावर के अंदर आते हैं और उनके द्वारा इंडिया के अंदर काफ़ी सारा एरिया है उसको कैप्चर किया जाएगा। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल बना के जो भेजे गए उनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। ये जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं, जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं, ये वो पर्सन है जिनके द्वारा इंडिया के अंदर काफ़ी सारा जो कैप्चर है वो किया गया। वेलेस्ली जो नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा इंडिया के अंदर जो काफ़ी सारा जो कैप्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इनके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें 1798 से लेकर 1805 का जो समय है उस समय तक ये पावर के अंदर रहेंगे। स्टूडेंट्स, इसी समय जो नेपोलियन है, नेपोलियन जो नाम के जो पर्सन है यूरोप के अंदर, वो भी यहाँ पे अपनी पावर को एक्सटेंड करेंगे। इसी वजह से इनके द्वारा कुछ ऐसे स्टेट्स कैप्चर किए गए और उन स्टेट्स को बेसिकली बफर स्टेट का जो स्टेटस है वो दिया गया। सपोज कीजिए ये स्टेट है, स्टेट के अंदर यहाँ पे यूरोप की आर्मी रहेगी, ऐसा बताया गया है कि हमको आर्मी को रखने की आप पावर दीजिए। इसके अलावा आप कम्प्लीटली आप इसको डिफेंड करना और हम यहाँ पे अपनी जो आर्मी रखेंगे। आप अपने स्टेट के थ्रू जो आपका रिवेन्यू जनरेट होता है उसके थ्रू यहाँ पे जो आर्मी का जो सर्वाइवल के लिए आपको जो मनी है वो भी देना होगा। तो आप देखें कि इंडिया के जो राजा लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे वेलेस्ली को अलाउ करते हैं। एक तो राजा लोगों के पास में जो वॉर स्किल है वो भी नहीं हुआ करती थी, इस वजह से भी वो काफ़ी कमज़ोर थे। वेलेस्ली के द्वारा यहाँ पे जो सब्सिडरी अलाइंस है उसे इंट्रोड्यूस किया गया कि जो सब्सिडरी अलाइंस है, जो आपको सब्सिडरी अलाइंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वेलेस्ली के द्वारा 1198 के समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, सब्सिडरी जो अलाइंस है उसको। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैं, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैं, उनके द्वारा फर्स्ट पर्सन बनते हैं जिसके द्वारा ये जो सब्सिडरी अलाइंस है उसे साइन किया जाता है। उसी समय में आप देखिए कि मैसूर को कैप्चर कर लिया गया है। जो टीपू सुल्तान है उनको 1799 के समय कैप्चर कर लिया गया। 1799 के समय श्रीरंगपट्टनम होती है, 1793 के समय बाद में इस कंप्लीट एरिया को कैप्चर किया जाएगा। सेकंड यहाँ पे जो मराठा वॉर है वो भी हो चुकी है। सेकंड जो मराठा वॉर है वो भी इसी समय आपको देखने के लिए मिलेगी। तो स्टूडेंट, सेकंड मराठा वॉर, फर्स्ट मराठा वॉर हमने डिस्कस किया था जब 1184 का जो आएगा ना, 1784 का जब कानून आएगा, जो पिट्स इंडिया एक्ट है, उस समय डिस्कस किया था कि जस्ट आफ्टर द फर्स्ट मराठा वॉर यहाँ पे कंपनी दोबारा से लोन के लिए अप्लाई करेगी और उस समय जो विलियम पिट है वो पावर के अंदर आएंगे, जिनके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की दो इंपॉर्टेंट बॉडी हैं वो क्रिएट की गई। तो सेकंड मराठा वॉर इस समय हो चुका है, सेकंड मराठा वॉर इस समय हो चुका है यहाँ पे। और सेकंड मराठा वॉर के बाद में यहाँ कंप्लीटली मराठा पावर है उसको कैप्चर किया जाएगा। कुछ एरियाज आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो आपको थर्ड बैटल ऑफ मराठा है, जो थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा है, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1815 के समय, 15 से 18 का जो समय है, उस समय जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें और जो अलग अलग एरियाज हैं, जैसे बस्सीन का जो एरिया है, कार्नेटिक जो का एरिया जो है, जो तंजौर है, जो सूरत है, इन सभी को इन जो वेलेस्ली नाम के जो पर्सन है, जो वेलेस्ली नाम के जो पर्सन है उसी समय इसको कैप्चर किया जाएगा। तंजौर को भी कैप्चर किया जाएगा। कार्नेटिक जो रीजन है, कार्नेटिक जो रीजन है उसको भी कैप्चर किया जाएगा। सूरत को कैप्चर किया जाएगा। तो इन सभी एरियाज को यहाँ पे जो कैप्चर का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जॉर्ज बार्लो नाम के पर्सन आते हैं 2 ईयर के लिए।
उस समय वेल्लोर के अंदर एक म्यूटिनी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये वेल्लोर की म्यूटिनी जब आप 1857 को डिस्कस करोगे, जब आप 1857 को जब आप डिस्कस करोगे तो उस समय बिफोर द 1857 भी आपको काफ़ी सारी ऐसी म्यूटिनी है वो देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर एक वेल्लोर की म्यूटिनी है जो 1806 में कैरी आउट की गई थी। बट 1857 की जो हमारी म्यूटिनी है वो उसका जो एरिया है, जो जोग्राफी है, आपको नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बट 1806 की वेल्लोर तक ही लिमिटेड थी। जोग्राफिकल जो लिमिटेशन है उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रीच नहीं हो पाया। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो रणजीत सिंह के द्वारा साइन की जाएगी 1809 के समय। 1809 के समय ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है कि अमृतसर की जो संधि है वो यहाँ पे साइन की गई है राजा रणजीत सिंह के द्वारा। अब आप ये देखिए कि जो ब्रिटेन के द्वारा इंडिया के अंदर जो काफ़ी सारा जो टेरिटोरियल एरिया है वो कैप्चर कर लिया गया। बंगाल को ये लोग कैप्चर करते हैं 1757 के समय बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू। जो बंगाल बिहार और उड़ीसा का जो रीजन है, जो बंगाल बिहार और उड़ीसा का जो रीजन है, इसको 1765 के समय कैप्चर करेंगे। जो बैटल ऑफ बक्सर आपको देखने के लिए मिलती है, बैटल ऑफ बक्सर, जिनके अंदर इनको दीवानी राइट्स मिलते हैं। अमृतसर की भी जो ट्रीटी है वो यहाँ पे कैरी आउट कर ली गई है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो अमृतसर की जो ट्रीटी है 1809 के समय इसको भी कर लिया गया। मैसूर जो स्टेट है, मैसूर नाम का जो स्टेट है, इसको 1799 के समय फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर के अंदर इसको भी कैप्चर किया गया। निजाम के द्वारा सब्सिडरी अलाइंस है उसको साइन कर लिया गया 1898 के समय। जो सब्सिडरी अलाइंस है उसको साइन किया गया। इसके अलावा मराठाज का जो सूरत का जो एरिया है, जो यहाँ पे बस्सीन का जो एरिया है, इन सभी को कैप्चर कर लिया गया वेलेस वैली के द्वारा। इन सभी एरियाज को कैप्चर कर लिया गया। बट आप देखिए कि पुणे के आसपास जो शनिवार वाड़ा है उन सब रीजन के अंदर मराठा रहेंगे। मराठा कन्फिडरेसी को 1815 के समय जो थर्ड बैटल ऑफ मराठा है उसके समय उसको भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाएगा कम्प्लीटली। सॉरी स्टूडेंट्स, 1817 है शायद, वो 1817 है, 1815 नहीं है, 1817 है थर्ड बैटल ऑफ मराठा। तो ये कम्प्लीटली एरिया कंपनी के अंडर होने की वजह से, ये जो कंप्लीट एरिया है वो कंपनी के अंडर होने की वजह से ब्रिटेन के अंदर यहाँ पे जो डिमांड है वो रेज होती है। ब्रिटेन के अंदर डिमांड यहाँ पे रेज होगी कि बेसिकली आप देखिए कि ब्रिटेन के अंदर उस समय क्या हुआ कि नेपोलियन नाम का जो पर्सन है, जो नेपोलियन नाम का जो पर्सन है, नेपोलियन नाम के पर्सन के द्वारा ब्रिटेन के अंदर जो ट्रेड के इम्पोर्टेंट रूट्स थे, जो ट्रेड रूट्स हैं, उनको यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया। ट्रेड रूट्स को कैप्चर कर लिया गया, कॉन्टिनेंटल सिस्टम को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और जो इंग्लैंड के जो लोग हैं, जो ब्रिटेन के जो लोग हैं, उनके लिए जो ट्रेड को कैरी आउट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया उस समय में। तो इसी वजह से ब्रिटेन के अंदर जो दूसरे जो लोग हैं उनके द्वारा कंटिन्यूअस रेज किया जाएगा कि हमारे को यहाँ पे कंपनी के द्वारा काफ़ी सारा एरिया है जो इंडिया के अंदर कैप्चर कर लिया गया है, तो हमको यहाँ पे आप अलाउ कीजिए। और यही चीज़ आपको 1813 के इस चार्टर एक्ट के अंदर देखने के लिए मिलती है। 1813 का चार्टर एक्ट क्या करता है स्टूडेंट्स कि जो कंपनी की जो मोनोपोली है, कंपनी की जो मोनोपोली है उसको यहाँ पे रिड्यूस करेगा कि चाय और चाइना के अलावा कंपनी की मोनोपोली को अबोलिश किया जाता है। कि जो टी का जो एरिया है, जो टी का एरिया है, चाइना के साथ में जो ट्रेड यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है उस एरिया को छोड़ के आप यहाँ पे जो इंडिया के अंदर ट्रेड करना है वो ओपन है ऑल जो यूरोपियन जो ट्रेडर्स हैं उन सभी के लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि कंपनी अपनी पावर को इसी तरीके से तो डैमेज नहीं करेगी, तो कंपनी के द्वारा कोशिश की जाएगी कि हमको जो ट्रेड के अंदर जो रिवेन्यू मिलता है उस रिवेन्यू का डिविडेंड दिया जाए। तो 10.5% जो रिवेन्यू का डिविडेंड है वो आपको यहाँ पे कंपनी को देखने के लिए मिलेगा कि रिवेन्यू का जो डिविडेंड है, रेवेन्यू का जो डिविडेंड है वो कंपनी को यहाँ पे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कंपनी के द्वारा यहाँ पे जो डिविडेंड मांगा गया, कंपनी को डिविडेंड दिया गया, कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली है उसको अबोलिश किया गया। एक्सेप्ट है चाय और चाइना, ऐसे दो एरियाज हैं जिनके अंदर कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली है उसको अलाउ किया गया।
इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया के अंदर उस समय कैसी कंडीशन थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर जो सोशल रिफॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके थे। सोशल रिफॉर्म स्टार्ट होने की वजह से ब्रिटेन के लोगों को लगा कि इंडिया के अंदर जो एजुकेटेड पीपल हैं, जो एनलाइटेड पीपल हैं, राजा राम मोहन राय, देखिए कि 1814 के अंदर राजा राम मोहन राय कौन सी सभा की स्थापना करते हैं, आत्मीय सभा। 1828 के अंदर ये ब्रह्म समाज करेंगे फिर, और 29 के समय जो सती है उसको अबोलिश किया जाएगा। और ऐसे आपको काफ़ी सारे मूवमेंट हैं वो इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेंगे जो वुमेन के रिगार्डिंग में है, कि वुमेन्स का जो स्टेटस है, वुमेन्स के स्टेटस को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाए, उसको यहाँ पे अपलिफ्ट किया जाए, वुमेन को एम्पावर्ड किया जाए, एजुकेशन यहाँ पे स्प्रेड की जाए। तो ये सब आपको जो एजुकेशन रिफॉर्म मूवमेंट है, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, वो इस समय में देखने के लिए मिलेंगे। ब्रिटिश पीपल्स को लगा कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी किस तरीके से कि यहाँ के जो एजुकेटेड जो क्लास है, जो एजुकेटेड जो 1-2% जो पीपल हैं, वो यहाँ पे अपना जो रिलीजन है, इनका जो खुद का जो रिलीजन है, उससे उसमें इस तरीके के जो सोशल एविल्स हैं, इसमें इस तरीके के जो सोशल एविल्स हैं या सोशल एविल की नाम की जो प्रैक्टिस है, उन डेरोगेटरी प्रैक्टिस को देखते हुए वो यहाँ पे एक मॉडर्न जो इंटेलेक्चुअल एक रिलीजन है, जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल एक रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, उसको ये अडॉप्ट करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो अलाउ की जाएंगी। इसी समय में आपको जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी कि इंडिया के अंदर जो मिशनरीज हैं उनको अलाउ किया गया 1813 के इस एक्ट के थ्रू। तो ये आपको पता होना चाहिए। मिशनरीज का जो बेसिक पर्पज़ यहाँ पे था कि यहाँ जो एजुकेशन को स्प्रेड करना है, एजुकेशन के अलावा फिलेंथ्रोपिक जो एक्टिविटी हैं, जो यहाँ पे हेल्प के रिगार्डिंग की जो एक्टिविटी हैं, उनको कैरी आउट करना है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को इस 1813 के एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। इंडिया के अंदर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में चार्टर एक्ट के अंदर एक बात बोली गई कि एनुअली आपको यहाँ पे 1 लाख रुपी हैं वो एजुकेशन के रिवाइवल के लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर के लिए 1 लाख रुपी जो हैं, 1 लाख जो सॉरी स्टूडेंट्स 1 लाख जो रुपी हैं वो एनुअली यहाँ पे, ईयरली यहाँ पे जो रुपी हैं वो इन्वेस्ट किए जाएंगे रिवाइवल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का जो रिवाइवल है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो इतने रुपए हैं वो दिए जाएंगे। बट बाद में इसका जो विरोध है वो आपको वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि आप कॉलोनी को इस तरीके से कैसे एजुकेट कर सकते हो, कैसे ऐसे मनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हो। जब हम एजुकेशन चैप्टर को मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर रीड करेंगे तो उस समय भी देखेंगे कि कैसे कैसे एजुकेशन के जो यहाँ पे अलग अलग रिफॉर्म लिए जाते हैं, कैसे कैसे कमीशंस बनते हैं। बट एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट नाम पे जो चीज़ है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो चीज़ है एक नहीं की जाएगी। समय समय पे यहाँ पे जो कमीशन ओमिशन सब बनाए जाएंगे, बट एजुकेशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ये भी इस 1813 के कानून का है। तो अगर हम 1813 के कानून की अगर हम इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ों को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट यही हैं जिनके बारे में अगर हम डिस्कस करें। इम्पोर्टेंट हैं कि फर्स्ट यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम का इंट्रोड्यूस होने की वजह से, जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम का इंट्रोड्यूस होने की वजह से यूरोप के अंदर में यहाँ पे जो लोगों को अलाउ किया गया कि आप भी जाके ट्रेड कीजिए इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर आप ट्रेड कीजिए। तो कंपनी की जो मोनोपोली है उसको अबोलिश किया गया। कंपनी की मोनोपोली को अबोलिशमेंट की बात की गई कि हम आपकी मोनोपोली अबोलिश करते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, चाय और चाइना से जितना भी ट्रेड होता है चाय के एरिया के अंदर में और चाइना का रीजन से, उस समय के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मोनोपोली है, उसी के द्वारा ट्रेड है उसको कैरी आउट किया जाएगा। कंपनी ने अपने जो एफर्ट्स हैं उनको ऐसे ही नहीं जाने देना था। तो 10.5% का जो डिविडेंट है, 10.5% का जो डिविडेंट है वो आपको यहाँ पे
रेवेन्यू ऑफ इंडिया से देखने के लिए मिलेगा कि जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेड करने आएंगे उनको डिविडेंड है वो देना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट दो सेपरेट अकाउंट हैं वो बनाए गए कि कंपनी के द्वारा काफ़ी सारा एरिया है वो कैप्चर कर लिया गया, काफ़ी बड़ा एरिया इंडिया का जो कैप्चर किया गया है। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट अकाउंट है, टेरिटोरियल रेवेन्यू के एक सेपरेट अकाउंट है। दो जो सेपरेट अकाउंट हैं वो क्रिएट किए गए यहाँ पे, एक तो कॉमर्शियल के लिए, जो कॉमर्शियल एरियाज़ हैं उनके लिए एक स्पेशल है कॉमर्शियल के लिए, और रिवेन्यू के लिए एक यहाँ पे जो अकाउंट है वो बनाया गया कि कॉमर्शियल और रिवेन्यू को अलग अलग से यहाँ पे नोट डाउन करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स सम है, सम 1 लाख रुपए का जो सम है एनुअली यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई, बट 1 लाख रुपए यहाँ पे एनुअली नहीं होंगे, ईयरली आपको नहीं होंगे, लेटर फेज में ये आपको देखने के लिए इसको अबोलिशमेंट देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द 1813 का जो चार्टर एक्ट है, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है उसके बारे में हमने देखा। यहाँ पे जो कंपनी की मोनोपोली है जिसको अबोलिश किया गया चाय और चाइना को छोड़ के, आप देखें कि यह कंप्लीटली मोनोपोली है जो आपको नेक्स्ट एक्ट के अंदर 1813 का जब कानून आएगा तो उस एक्ट के अंदर में इसको कंप्लीटली अबोलिश कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 1813 के कानून के रिगार्डिंग में है। उस समय में कौन ऑफिसर्स वहाँ पे पोस्टेड थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम के एक पर्सन है, ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स नहीं है। यूपीएससी के द्वारा सिमिलर नेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया था उस समय में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।